हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम करेंगे 8th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का 9th लेसन, जिसका नाम है जन सुविधाएं। लेकिन अपने देश की राजनीति जानने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम फर्स्ट लेसन से पढ़ना शुरू करें, जो कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं और उन सभी लेसन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप उन लेसन की वीडियो भी जरूर देखें और अपने देश की राजनीति का पता लगाएं, क्योंकि उन लेसन को पढ़कर ही आप जन सुविधाएं क्या होती हैं ये जान पाएंगे और ये हमारे लिए क्यों जरूरी होती है। वैसे हम इस लेसन के अंदर भी पढ़ेंगे कि जन सुविधाएं क्या होती हैं और ये देश के नागरिकों के लिए क्यों जरूरी होती हैं और यह नागरिकों को कौन देता है। लेकिन ये जन सुविधाएं नागरिकों को क्यों दी जाती हैं, इसकी डिटेल नॉलेज आपको पिछले अध्यायों की वीडियो से मिल पाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में कानून का शासन है। सभी व्यक्ति कानून के सामने एक बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति अपने देश के कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे सजा देने का प्रावधान भी संविधान में किया गया है और संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार दिया है और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार भी दिए हैं ताकि वो अपने जीवन का अच्छी तरह से विकास कर सके। तो उसके जीवन का विकास करने के लिए इन जन सुविधाओं का मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस लेसन को शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि जन सुविधाएं क्या होती हैं और क्यों दी जाती हैं और इनको कौन देता है। जैसा कि लेसन की स्टार्टिंग में एक तरफ ये छोटी चित्र है जिसमें 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बस के अंदर बैठे हुए यात्रा कर रहे हैं और जब हम किसी गाड़ी में बैठकर यात्रा करते हैं तो हमें दाएं बाएं कुछ इमारतें, कुछ चीज़ें नज़र आती हैं और हम जान जाते हैं कि ये चीज़ें भी हमारे देश के अंदर है। तो इस तरह से उनको ये अलग अलग चित्र दिखाई देती है, जैसे अन्नागार, सैदापेट, मडीपाकम, मैलापुर। तो चित्रों से ही पता चलता है कि इन सब की स्थिति अलग अलग है। यानी कि जब हम किसी गाड़ी में बैठ के सफ़र करते हैं तो कहीं पर हमें अमीर लोग दिखाई देते हैं, अमीर लोगों के घर दिखाई देते हैं और कई स्थानों पर हमें झुग्गी झोपड़ियाँ दिखाई देती हैं। ये लेसन जो है चेन्नई के लोगों के बारे में है और चेन्नई में लोगों का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले अन्नागार चित्र की बात आती है कि राम गोपाल जो है वो अन्ना नगर में रहता है और वहाँ पर हरे भरे बाग बगीचे हैं। यहाँ 24 घंटे नलों में पानी आता है और जब नल में पानी नहीं आता तो राम गोपाल नगर निगम के एक जानकार व्यक्ति को फोन करता है, अफसर को फोन करता है और थोड़ी देर में पानी आ जाता है। नगर निगम उनके लिए पानी का टैंकर भेज देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अन्ना नगर के लोग हैं उनको पानी की कोई दिक्कत नहीं है, हर टाइम पानी मिल जाता है और जब पानी नहीं आता तो नगर निगम उनके लिए पानी का इंतजाम कर देता है। इसके बाद मैलापुर गांव की बात आती है। ये चेन्नई का एक इलाका है। इस इलाके में सुब्रमण रहता है। वो बताता है कि नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी देती है। कुछ लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बोरवेल लगवा लिया है, लेकिन उसका पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कामों के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे पीने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको पीने का पानी मोल खरीदना पड़ता है। सुब्रमण बताता है कि वो हर महीने 500-600 रुपए का पानी खरीदता है। इस तरह पीने के पानी के लिए कुछ लोगों ने अपने घरों में जल शोधन उपकरण लगवा लिए हैं। जल शोधन उपकरण क्या होते हैं? जो गंदे पानी को साफ करने की मशीनें होती हैं। आगे बात करते हैं मडीपाकम की। यहाँ पर शिवा एक मकान में रहता है, किराए के मकान में, और वो सबसे ऊपर की मंजिल पर रहता है। वो बताता है कि उसे 4 दिन में 1 दिन पानी मिलता है और इस पानी की कमी के कारण ही वह अपने परिवार को अपने साथ नहीं रखता। यहाँ तक कि उसे पीने के पानी के लिए भी बोतलें खरीदनी पड़ती है। इसके आगे सैदापेट की बात करते हैं कि यहाँ एक पद्मा औरत है जो झुग्गी बस्ती में रहती है और उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपए हर महीने का है और उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है, ना ही पानी का कोई स्रोत, कोई साधन ही नहीं है पानी का। और इस तरह से वहाँ पर 30 झुग्गियों के लिए एक नल की व्यवस्था की गई है और इस नल में
किसी पास के बोरवेल का पानी आता है, वो भी सिर्फ 20 मिनट के लिए। इस तरह से एक झुग्गी के परिवार को केवल 3 बाल्टी ही पानी भरने का मौका मिल पाता है। इस पानी को नहाने में, पीने में और कपड़े धोने में या कोई भी साफ सफाई करने में इस्तेमाल किया जाता है, केवल 3 बाल्टी पानी को। गर्मियों में तो यह पानी और भी कम पड़ जाता है, कई परिवारों को पानी मिल ही नहीं पाता, इसलिए उनको घंटों तक टैंकरों के पानी का इंतजार करना पड़ता है। ये हमने चेन्नई के अलग अलग स्थानों के उदाहरण पढ़े हैं कि कहीं पर पानी की कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, लेकिन जहाँ पर उससे कम अमीर लोग रहते हैं, यानी कुछ गरीब कह सकते हैं उनको, तो वहाँ पर 2 दिनों में पानी आता है, और जहाँ पर उससे भी ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर 4 दिनों में 1 दिन पानी आता है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग होते हैं वहाँ पे पानी का कोई स्रोत ही नहीं है। तो इस तरह से देखें कि ये लोगों के साथ होने वाला कितना बड़ा भेदभाव है, जबकि संविधान के अनुसार तो सब व्यक्ति को सभी चीजें बराबर मिलनी चाहिए, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है। आगे हम बात करेंगे जीवन के अधिकार के रूप में पानी कि पानी की जो जरूरत है वो ना केवल पीने के लिए होनी चाहिए, बल्कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा पानी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदे पानी से भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। हमारे देश के अंदर दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, और इन बीमारियों से 1600 से भी ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। इनमें ज्यादातर छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से भी कम होती है। इस तरह हम देखते हैं कि पानी की कमी के कारण कितने लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ता है, जबकि संविधान ने 21 अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन का अधिकार दिया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत तो सभी व्यक्तियों को पीने के पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। इसको आप शब्द संकलन में देख सकते हैं कि सार्वभौमिक पहुंच क्या होती है, कि सभी व्यक्तियों को साफ पानी मिलना चाहिए और जरूरत के अनुसार पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये भी कहा है कि जो पीने का पानी है वो प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में ही आता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं जो लेसन में दिया गया है। इसमें महबूब जिले का एक किसान आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाता है कि एक कपड़ा बनाने वाली जो कंपनी है वो गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। जो कंपनी का गंद होता है वो उस नाले में आ रहा है, जलधारा में आ रहा है, इससे उसका पानी भी विषैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। ये पानी ही भूमि के अंदर चला जाता है, भूमि इसको चूस लेती है, और ये पानी सिंचाई और पीने का भी स्रोत है। लोग इसको पीते भी हैं और सिंचाई में भी काम लाते हैं। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को 25 लीटर पानी जरूर मिलना चाहिए। आगे हम बात करते हैं जन सुविधाओं की। जैसा कि अगर इस शब्द के अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो इसका बनता है जन जमा सुविधाएं। तो जन क्या होता है? जनता, और सुविधाएं तो सुविधाएं होती हैं कि जो जनता को सुविधाएं दी जाती हैं उनको जन सुविधाएं कहते हैं। इस तरह पानी की तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जो जनता को जीने के लिए चाहिए, जैसे बिजली, सार्वभौमिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज। ये भी ऐसी चीजें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए ताकि उनके जीवन का विकास हो सके और वो जिंदा रह सके। तो इन चीजों को भी जन सुविधाएं कहते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि एक बार इसके बन जाने के बाद, इसका निर्माण हो जाने के बाद बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कि बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाता है। जैसे बिजली एक बार बनी या एक बार गांव में बिजली का कनेक्शन आया तो कितने लोगों को फायदा हो गया। इसी तरह अगर किसी क्षेत्र पर कोई नल लग जाता है तो कितने सारे लोगों को पानी मिल जाता है। इसी तरह अगर एक स्कूल बनाया जाता है तो उसमें कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। इसी तरह एक अस्पताल बनाया जाता है तो कितने लोगों का इलाज होता है। तो इन सभी चीजों को जन सुविधाएं कहते हैं, क्योंकि एक बार बन जाने के बाद बहुत सारे लोगों को इन चीजों का फायदा मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे कि ये जन सुविधाएं नागरिकों को कौन देता है। जब किसी चीज को जनता को मुफ्त में देने की बारी आती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को कोई चीज मिलनी चाहिए और लोगों से उससे उस चीज के पैसे भी नहीं लेने हैं,
तो ये काम सरकार ही कर सकती है, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी होती है देश का शासन चलाने की, या देश के सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने की जो जिम्मेवारी होती है वो सरकार की होती है। इसलिए सरकार लोगों के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं पर स्कूल खुलवाती है, कहीं पर अस्पताल बनवाती है, सफाई कर्मचारियों की भी व्यवस्था करती है, इसके अलावा पीने के पानी का भी प्रबंध करती है। ये सब चीजें सरकार ही देती है। लेकिन कई बार जो है सरकार इन चीजों का जिम्मा किसी कंपनी को भी देती है, उस कंपनी की जिम्मेवारी लगा देती है। कि हमने 7वीं कक्षा के लेसन बाजार में एक कमीज में पढ़ा था कि ये जो जन सुविधाएं हैं इनसे कोई मुनाफा नहीं होता है, और अभी भी हमने पढ़ा था कि ये जन सुविधाएं मुफ्त में ही लोगों को दी जाती हैं या बहुत कम दाम पर दी जाती हैं, तो इनसे ज्यादा मुनाफा नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें कंपनियों की, निजी कंपनियों की, वो तो मुनाफा कमाने के लिए ही बनती हैं। जैसे एक प्राइवेट स्कूल है तो वो अपना मुनाफा कमाने के लिए ही स्कूल चलाता है, उसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, जनता की भलाई करना नहीं होता। कि सरकारी स्कूल में जो शिक्षा है वो मुफ्त में दी जाती है, उससे उसके बच्चों से कोई पैसे नहीं लिए जाते, और इसके बदले में प्राइवेट स्कूलों में बच्चे से एक भारी फीस ली जाती है। यहाँ तक कि कुछ बच्चों के माता पिता इस फीस का मुश्किल से ही इंतजाम कर पाते हैं। उदाहरण के लिए यदि नालियों को साफ करने की जिम्मेदारी कंपनियों को दे दी जाए तो इससे कंपनियों को क्या मुनाफा होगा, क्या पैसे मिलेंगे। इस तरह से जो निजी कंपनियां होती हैं वो इस तरह की जन सुविधाओं में कोई दिलचस्पी नहीं रखती हैं। लेकिन प्राइवेट अस्पताल बनाना या प्राइवेट स्कूल खोलना, इनमें लोगों की काफी दिलचस्पी होती है, क्योंकि इससे उनको भारी मुनाफा होता है। आपने देखा होगा कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना कितना महंगा होता है, जबकि सरकारी अस्पताल में बहुत सस्ते में इलाज हो जाता है। इस तरह से देखिए, निजी कंपनियां कुछ जन सुविधाएं देती तो हैं, लेकिन वो बहुत महंगे रेट पर देती हैं। जैसा कि हम बोतल बंद पानी की बात करें तो बोतल बंद पानी साफ होता है, पीने के योग्य होता है, लेकिन उसका दाम इतना ज़्यादा होता है कि हर व्यक्ति उसको नहीं ले सकता, और जो अमीर लोग होते हैं वही उस पानी को खरीद सकते हैं। जबकि सरकार ये कोशिश करती है कि उसने जो जन सुविधा लागू की है वो देश के प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जैसे सरकार ने सरकारी स्कूल खोले हैं और ये व्यवस्था की है, ये व्यवस्था भारतीय संविधान के द्वारा की गई है कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं सबको स्कूल में आना है और पढ़ना है, यानी कि 14 साल के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी तरह से पोलियो जैसी बीमारी के लिए घर घर जाकर दवाई पिलाई जाती है या सभी छोटे बच्चों को दवाई पिलाई जाती है, तो ये भी एक सरकारी जन सुविधा के अंदर ही आता है। निजी कंपनियां ऐसा काम नहीं करती। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि जन सुविधाओं का मतलब मूलभूत सुविधाओं से होता है, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से होता है, जो हमें जीने के लिए जरूरी चाहिए, और इसको उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं कि सरकार इन जन सुविधाओं को उपलब्ध करवाती है तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि इसमें सरकार का खर्चा तो होता है लेकिन आमदनी कोई नहीं होती है। हम ये सुनते हैं कि संसद में हर साल बजट पेश किया जाता है। इस बजट के द्वारा सरकार अपना घाटा और मुनाफा दोनों चीजें बताती है। वो बताती है कि उसने पिछले साल कितना खर्च किया और अगले साल कितना खर्च करने की योजना बनाई है, यानी कि सरकार कितना खर्च करती है और कितना मुनाफा करती है, ये सारी बातें बजट के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बताई जाती है संसद में, और फिर ये बातें पूरे देश में फैल जाती हैं, सभी लोगों को पता लग जाती हैं। सरकार ये भी बताती है कि अगले साल वो जो खर्चा करेगी उसका इंतजाम कहाँ से करेगी। सरकार की आमदनी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो लोगों से मिलने वाला कर होता है, कि सरकार लोगों से जो तरह तरह के कर लेती है, जैसे हाउस टैक्स, इस तरह से सरकार कुछ टैक्स लगाती है और लोगों से जो पैसा मिलता है उन पैसों में से ही ये सारे खर्च करती है। जैसे पानी का प्रबंध करना, पानी के लिए पाइप बिछवाना, पानी को दूर तक पहुंचाना, पानी को साफ करवाना और गंदे पानी को भी ठिकाने लगवाना। तो इन सब कामों के लिए पैसे की जरूरत तो होती ही है, तो इस पैसे को जरूरत पूरा करने के लिए वो लोगों पर टैक्स लगाती है और कभी कभी वो थोड़ी बहुत मात्रा में पैसे भी लगा देती है।
यानी लोगों को पैसे देकर चीज खरीदनी पड़ती है। मुझे ये चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में बताया गया है कि सरकार इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग एक साल के अंदर कितना पैसा खर्च करती है। ये सभी आप याद कर ले, क्योंकि इनमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पेपर में आता है और पूछा जाता है कि इस क्षेत्र में सरकार कितना खर्च करती है। तो इस तरह से सरकार योजनाएं बनाती है और उनको लागू करती है। ये सारी बातें संसद में बजट के द्वारा बताई जाती हैं। और आगे ये चित्र दिखाया गया है, इसमें पता चलता है कि सरकार कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त करती है और कितना % प्राप्त करती है। ये भी आपको याद करना है, क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जाता है। GST भी एक तरह का टैक्स ही होता है जो हर चीज पर लगाया जाता है, और हम जब किसी चीज को खरीदते हैं तो उसमें GST लगी हुई होती है। तो इस तरह से वो GST सरकार के पास जाती है। इस तरह से हम जो भी चीजें खरीदते हैं, बाजार से खरीदते हैं, तो उनके ऊपर भी कई बार टैक्स लगा हुआ होता है। आप किसी बड़े होटल में चले जाए तो वहाँ पर जो आपको बिल मिलेगा उसके अंदर भी टैक्स होता है और वो टैक्स सरकार के पास जाता है। इसी तरह आप जो बस में यात्रा करते हैं और टिकट खरीदते हैं तो उस टिकट के अंदर भी कुछ टैक्स होता है और वो सरकार के पास जाता है। तो इस तरह से सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से आमदनी होती है और इसी आमदनी से ये जन सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाती है। संविधान के द्वारा दिए गए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत तो सुविधाएं देश के सभी लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ऐसा कि हमने चेन्नई वाले लेसन में पढ़ा, चेन्नई के जो उदाहरण दिए गए उनमें पढ़ा कि कहीं पर तो बहुत अच्छा इंतजाम है पीने के पानी का और कहीं पर उससे कम है और कहीं पर बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस तरह से कहीं कहीं पर इन जन सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिलती है और इस कमी का बोझ सबसे ज्यादा गरीब बच्चों पर, गरीब लोगों पर पड़ता है, क्योंकि इन सुविधाओं को खरीदने में कहीं पर भारी पैसा चुकाना पड़ता है और ये गरीब लोग इस पैसे को नहीं दे पाते और इनको इन जन सुविधाओं के अभाव में जीना पड़ता है, जबकि मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग इन चीजों का इंतजाम कर लेता है। हमें ये भी जान लेना चाहिए कि निजी कंपनियां ये जो बोतलों में पानी बंद कर बेचती हैं, ये पानी वे कहां से प्राप्त करती हैं? तो वे कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी प्राप्त कर लेती हैं और उसी पानी को वो बोतलों में बंद करके महंगे दाम पर लोगों को बेचती हैं। क्योंकि ये पानी जो है उन लोगों, उस क्षेत्र के लोगों के लिए होता है, चाहे वो इसको खेतों में प्रयोग करें सिंचाई के रूप में या घर के कामों में इस्तेमाल करें। इस तरह से ये कंपनियां उन लोगों से ये पानी छीन लेती हैं और महंगे दाम पर बेचती हैं। इस तरह से ये कंपनियां उस गांव के लोगों का मौलिक अधिकार छीनती हैं। ये तो हम जानते ही है कि ये समस्या केवल चेन्नई शहर की नहीं है, देश के विभिन्न शहरों में ये समस्या देखने को मिलती है। इस तरह से निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बड़े बड़े शहरों में ज्यादा से ज्यादा फैलती जा रही हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि सरकार ये जो जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचाती है तो वो कैसे पहुंचाती है। हमने पिछले अध्याय में सरकार के स्तरों की बात की थी कि सरकार के 3 स्तर होते हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो जो सबसे ऊंची सरकार होती है वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है। उसकी जिम्मेवारी होती है देश के सभी नागरिकों को जन सुविधाएं उपलब्ध करवाना। आगे वह सरकार ये जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य को सौंप देती है कि प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र के लोगों को ये जन सुविधाएं उपलब्ध करवाए। इसके लिए राष्ट्र स्तर की सरकार राज्य स्तर की सरकार को पैसे देती है। उस पैसे से राज्य स्तर की सरकार वो जन सुविधाएं उपलब्ध करवाती है और ये सुविधाएं जिला स्तर की सरकार तक पहुंचाती है कि प्रत्येक जिले की जो सरकार होती है, जैसे जिला परिषद या जिला समिति हमने पढ़ा था। आप पंचायत लेसन जरूर पढ़े, जरूर वीडियो देखें। सभी लेसन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, तभी आपको हर चीज का पता चलेगा। क्योंकि हर जिले में नगर पालिका होती है और नगर पालिका के द्वारा ये जन सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। अब नगर पालिका के कामों को तो हम जानते ही हैं कि वो अपने कामों को करने में कितनी सुस्त होती है। इस तरह से ये सुविधाएं कई बार लोगों तक पहुंच जाती हैं और कई बार नहीं भी पहुंच पाती, या इनकी जितनी मात्रा पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच पाती। इसलिए कई लोग ये परामर्श देते हैं कि इस काम को निजी कंपनियों को सौंप देना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका के जो कार्य हैं वह समय पर और उचित मात्रा में नहीं हो पाते।
लेकिन फिर भी सरकार कई तरह की योजनाएं बनाती है और कोशिश करती है कि देश के हर स्थान पर पानी पहुंच जाए या ये जन सुविधाएं जरूर पहुंच जाए, और इनकी जिम्मेवारी भी सरकार पर ही रही है। निजी कंपनियों के उदाहरण बहुत कम देखने को मिले हैं, और जिन क्षेत्रों पर निजी कंपनियां ये सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं, क्योंकि उनके दाम बहुत ज़्यादा होते हैं और उस क्षेत्र के सभी लोग इन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, तो कई बार हिंसात्मक घटनाएं भी हो जाती हैं और निजी कंपनियों से ये जन सुविधा छीन कर सरकार को अपने हाथों में लेनी पड़ती है। और जिन क्षेत्रों पर पानी का अच्छा इंतजाम हो चुका है, उन क्षेत्रों की जो स्थानीय सरकार है उन्होंने अपने खर्चे पर इसका प्रबंध कर लिया है। जैसे मुंबई का जलपूर्ति विभाग और हैदराबाद का जल विभाग और चेन्नई के जल विभाग ने भी ऐसा कार्य करना शुरू कर दिया है। जल सुविधा की तरह स्वच्छता सुविधा भी जन सुविधा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं 53% परिवारों में ही उपलब्ध है। ये कह सकते हैं कि जो स्वच्छता जन सुविधा है वो पानी की जन सुविधा से भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए सफाई या स्वच्छता का होना भी बहुत जरूरी है। और गरीब लोगों के क्षेत्रों में तो ये समस्या और भी ज्यादा देखने को मिलती है। सरकार जानती है कि स्वच्छता जन सुविधा भी लोगों के लिए होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी उन्होंने विशेष योजना बनाई और स्थान स्थान पर लोगों के लिए शौचालय बनवाए। इस पूरे लेसन को पढ़कर हमें पता चलता है कि जन सुविधाओं का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इनके बिना हमारा जो संविधान के द्वारा दिया गया जीवन का अधिकार है वह पूरा नहीं होता। और भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा ऐसे अधिकारों को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया है। और सरकार की ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को ये जन सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार विशेष योजनाएं बनाती है इन जन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि हर कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो सरकार की कुछ योजनाएं सफल हो जाती हैं और कुछ योजनाएं सफल नहीं होती, जिससे कुछ इलाकों में इन जन सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। और इस लेसन को पढ़कर ये भी जानकारी मिली है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको इन जन सुविधाओं को प्राप्त करने में दिक्कत आती है, जबकि जो अमीर लोग होते हैं वो इन जन सुविधाओं को महंगे दाम पर खरीद कर भी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको वीडियो देखकर लेसन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर किसी ने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो वो दोबारा ना करें। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में जो दूसरे लेसन के लिंक दिए गए हैं उन लेसन को भी जरूर समझें, पढ़ें और देश की राजनीति का पता लगाएं। ऑल द बेस्ट।